हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। हमने बताया था कि दो तरीके होता है। एक तो हम क्या करते हैं, SPDF फार्मूला का यूज करते हैं, जैसे 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D एंड सो ऑन होता है। तो इतना ही लिख लेते हैं। एक तो ये देखा था हमने, और एक हमने कहा था कि KLMN के रूप से देखा था, के एलिमेंट्स की तरह से दो एट एट करके ना, उसको देखना है। तो जैसे हम कुछ एटम लेते हैं, जैसे हम लिखें कि हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और सल्फर है। ये सब, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मतलब जो है वन K11 फार्मूला रूल से 288 करके था, या तो SPDF फार्मूला लगा के ये वाला कर सकते हैं। तो हम दोनों से कर रहे हैं इसका या करेंगे। देखो कार्बन का होता है 12 और नाइट्रोजन का कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होगा, क्लोरीन का 9 होगा, क्लोरीन का 17 होगा और सल्फर का 16 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये सब बात पिछली क्लास में पूरी बताई गई कैसे करना है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। कार्बन देखा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन किया जाए तो 1s 2 2s 2 2p 2। अब देखो हमने दूसरा तरीका कहा था कि इसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, 2 और 4 करके भी होता है। तो इसमें देखा जाए तो देखो ये 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 जो है ये बता रहा है कि पहला सेल है, फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ये s ऑर्बिटल है, उसके पावर जो लिखा हुआ है वो पावर में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान रखना है। ये पावर वाला इलेक्ट्रॉन होता है और ये ऑर्बिटल होता है। यस ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल होगा, उसके पहले नंबर ऑफ सेल लिखा होगा। उसके जैसे देखो यहाँ पे देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है। तो ये 2 2 मतलब ये कि दोनों यस और p दोनों ही ऑर्बिटल क्या है, सेकंड सेल के हैं। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 2 4 हो जाएगा। देखो इसलिए 4 का है। तो हमने देखा ये देखो ये वाला पूरा सेकंड सेल है, ये क्या है? फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसे देखना है। अगर इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन का ऐसे राइट करेंगे 1s 2 2s 2 2p 3 होगा। अब देखो इसमें फर्स्ट सेल में, ये फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड सेल में देखो ये दो जो देखो दोनों ही लास्ट से सेकंड सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कुल मिला के? 2 और 5। देखो 2 और 3 ऊपर और जोड़ेंगे 5 होगा, है ना। हमें ऊपर वाला जो पावर होती है किसी भी ऑर्बिटल में पावर लिखा था वही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके नीचे जो जो कोफिशिएंट लगा होता है वो कोफिशिएंट क्या होता है? वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सेल है वो। जैसे इसका हम क्या करेंगे तो ये होगा 5 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस सेल में, मतलब लास्ट सेल में यहाँ तक। ऐसे ही ये फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन का देखो 2 होता है, और ऐसे देखेंगे अगर 1s से करें तो 1s 2 2s 2 2p 5 होगा। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे दोनों तरीके से हम लिख पा रहे हैं, और दोनों ही यूजफुल हमारे लिए है, दोनों ही यूज करना है। और देखो अगला क्या है कि जैसे ये 17 है, 17 के लिए 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 करेंगे, है ना। इतनी बात। अब देखो अगर इसमें देखो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड देखो ये पूरा है तो ये दिखा होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। थर्ड वाले में कितना है? देखो ये 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन देखिए, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 में देखो उसके पावर को जोड़ के पता कर सकते हो, ध्यान रखना है बस इसको। और इस सल्फर में देखा जाए तो ऐसे ही ये हम पे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 होगा, है ना। अब देखो अगर ऐसे करें तो इसमें देखो फर्स्ट सेल में सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेकंड सेल में ये सेकंड सेल लिखा हुआ तो उसकी पावर ऐड कर लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन देखो तो इसका 4 to 6 हो जाएगा। इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम क्या करेंगे, अब उसका यूज करेंगे, मतलब कहाँ करें। देखो सबसे पहले तो वैलेंस सेल क्या होता है ये फाइंड करने के लिए हम पता करते हैं कि वैलेंस सेल फाइंड करने के लिए हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। कैसे वैलेंस सेल फाइंड करेंगे? जब कोई एटम लिखा होता है तो एटम का जैसे अगर एटम ये है, न्यूक्लियस ही होगा,
उसके बाहर यह सेल होगा ऐसे। तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे लास्ट वाला सेल होता है, उसको कहते हैं वैलेंस सेल। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन जहां जहां भरा होगा वो उसको कहेंगे वैलेंस सेल। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखना है, लास्ट वाला सेल, एटम का लास्ट सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने जब एग्जाम्पल जो लिखा है इसमें अगर सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे हम कौन कौन वैलेंस सेल कौन सा है, तो वैलेंस सेल देखो इसमें ये देखो 2 लिखा हुआ है, जो इसका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल इसको हम कह रहे हैं ये 2 है, दूसरा सेल वैलेंस सेल है। ध्यान रखना ये जो 2 लिखा हुआ है ये दो दूसरे सेल में एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, ये भी ध्यान रखना। और अगला अगर अगर ऐसे देखें इसमें इसमें भी वैलेंस सेल क्या है 2 और ये 2 मतलब 2 ही है, इसका वैलेंस सेल 2 है। इसमें वैलेंस सेल देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा, मतलब ये क्या है 2 है। इसमें वैलेंस सेल देखो तो लास्ट सेल क्या है, देखो फर्स्ट सेल 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड क्या है ये 3 लिखा हो तो 3 ही सेल है, 3 इसका वैलेंस सेल हो जाएगा। फोर्थ सेल क्या होगा, मतलब इसमें देखा तो इसमें भी 3 ही होगा, मतलब जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसका लास्ट सेल जो है जिस जो होगा वही वैलेंस सेल होगा। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो वैलेंस सेल मतलब होगा कि लास्ट किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट सेल जो होता है वो वैलेंस सेल होता है। वैलेंस सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिस वैलेंस सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कि अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वहां अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हम, इस कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 मिलाकर 4 मिलेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे फास्फोरस नाइट्रोजन में कितने हैं, तो 2 और 2 मिलाकर 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन था वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। जिससे इसमें क्या होगा, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें क्या हो गया 5 to 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह तुम फाइंड कर सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो वैलेंसी फाइंड करनी होती है, तो वैलेंसी फाइंड करने क्या होता है कि वैलेंसी के लिए पहले से तुम्हें मालूम है आफ्टर रूल क्या होता है। वैलेंसी तुम्हें तब पता चल जाएगा, तुम तब फाइंड कर पाओगे जब तुम्हें आफ्टर रूल पता हो। तो आफ्टर रूल क्या होता है, आफ्टर रूल में ये बताया गया है कि किसी भी एटम कोई भी एटम जो हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, लेकिन वो क्या करना चाहे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। इसको ध्यान रखना है क्या कि ऑक्टेट रूल ये कहता है, ऑक्टेट रूल ये बता रहा होता है कि उसका वैलेंस जो सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट है फॉर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि फर्स्ट अगर वैलेंस सेल फर्स्ट है, अगर वैलेंस सेल फर्स्ट वाला हो जाए तो फर्स्ट वाले को हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है ना। क्या बात है, आफ्टर रूल ये कह रहा है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम का, और वो कहीं कुछ नहीं करता, मतलब बॉन्ड नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं, कुछ नहीं करता है। और आफ्टर रूल दूसरा नंबर कहता है कि वैलेंस फर्स्ट सेल के अलावा चाहे जो भी सेल हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी सेल हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट है फॉर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए किसी एटम का। तो हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर ले। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के क्या करना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, कुछ भी करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। इस तरह से कोई भी एटम देखो 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचने के लिए किसी भी एटम का अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, कितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ शेयरिंग को जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा होता है उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं ना। वैलेंसी क्या होता है कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, कहाँ पे वैलेंस सेल। इसको ध्यान रखना है कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। अब उसके लिए एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम इसमें सब में लिखे हैं तो सब में बता देंगे इसमें वैलेंसी कितनी है। कार्बन में वैलेंसी कितनी होगी, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब तुम अपने आप सोचो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये क्या होगा, इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसके लिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन और किसी शेयर करेगा, और ये क्या हो जाएगा वैलेंसी 3 हो जाएगी इसकी। ऐसे ही फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं शेयर कर ले वो एक किसी के साथ में, तो वो क्या बना लेगा 8 कंप्लीट कर लेगा। तो ये ऑक्टेट रूल ये कहता है कि बस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और वैलेंसी ये कहती है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है
है ना। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होगा। वैलेंस शेल अगर सेकंड के बाद है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तब। अगर फर्स्ट सेल अगर है वैलेंस शेल, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या होता है कि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ में, तो क्या बना लेगा वो, वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से क्या होगा, इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। तो वैलेंसी क्या होता है, कुछ नहीं, बस कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन, सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2, है ना। इसको कहते हैं वैलेंसी हम फाइंड कर लेना। तो आज हम क्या पता करेंगे कि इसमें वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। अब दूसरी बात हम क्या पता करेंगे कि कोई एटम चार्ज कितना रखता है, कितना किसी एटम के पास कितना चार्ज होता है। चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। देखो किसी मॉलिक्यूल में एटम जो होता है वो किसी न किसी चार्ज के फॉर्म में होता है, तो प्लस या माइनस कुछ पार्शियल चार्ज उसके पास होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एटम पे देखा जाए तो उसको कुछ ना कुछ चार्ज होता है। उस चार्ज को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा एटम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है किसी मॉलिक्यूल में, उसका कुछ कैलकुलेशन करने का रूल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी हम कुछ एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फाइंड करने मतलब क्या होगी, कोई एटम क्या चार्ज बनाएगा। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एटम दे दिया जाए, जैसे हाइड्रोजन ले लिया जाए, हम हाइड्रोजन शुरू करते हैं ना। तो चार्ज तो बात है ना, चार्ज 2 टाइप का होता है। चार्ज 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और निगेटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से बनते हैं। अच्छा, गेन कितना करेगा, लॉस कितना करेगा, बस वही ऑक्टेट रूल को फाइंड करना है। देखना है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाह रहा है। उसको कुछ भी करके, चाहे एम तेम किसी तरह से, उसको अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है और कुछ नहीं। 8 अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे जैसे पढ़ा है वैसे पढ़ा रहेगा। लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, और उसके हिसाब से उसके ऊपर प्लस माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का मतलब वैलेंस चार्ज फाइंड करने का एक तरीका है। अगर इस बात को ध्यान रखना है तो अगर हम कार्बन देखा जाए, कार्बन है, हाइड्रोजन सबसे पहले देखते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करने को 1 आता है ना। अब देखो 1 इसलिए 1 आता है, मतलब कि हमने कहा कि अगर फर्स्ट सेल है, एटम का फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल वैलेंस सेल है, और उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो इलेक्ट्रॉन न हो, ये भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। अगर जब लॉस कर दिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, अब ये क्या हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में किसमें स्टेबल है, इस वाले केस में ज्यादा स्टेबल फील करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, तो अब लेन देन वाला दफला खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इसलिए प्लस बनाता है, +1। एक बात और ध्यान रखना, चाहे तो चाहे ट्रिक याद कर सकते हो कि अगर किसी सेल एटम के, पहले इस चीज को देख लेते हैं ना। जैसे अगर हमारे पास लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 2 और 1 करके आता है ऐसे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है, उसके अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। या तो अगर उसका आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट होगा तो उसमें 2 बनाने हैं। ये करता क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, प्लस बनाता है और 2 बना लेता है ऐसे। अब इससे फायदा इसको क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने में आसानी से अपने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया। और हमने कहा कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी उसके बाद चाहे जो सेल हो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है किसी एटम का। तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्या कर दिया, अपने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया और स्टेबल क्राइटेरिया में आ गया। तो ये मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब लॉस किया तभी तभी तो उसके ऊपर 1 प्लस आया है।
अगर ऐसे ही करें, अगर मान लो हमारे पास क्या है, फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निकाल करेंगे जब तो 2 होगा और 7 होगा। अब देखो क्या है कि अब ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसकी बस की बात नहीं है, है ना। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी से मतलब जैसे लिथियम जैसे लोग रहेंगे बहुत सारे, जिनको एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बहुत जल्दी पड़ी होती है, तो क्या करेगा, उसी से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस बना लेगा। तो इसमें पहले तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा। देखो अभी इसका वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब फ्लोरीन एफ के फॉर्म में नहीं, फ्लोरीन एफ माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। ऐसे ही तुम्हें ध्यान देना है। अगर मैं कहें कि नाइट्रोजन की बात करो, तो नाइट्रोजन देखो क्या करेगा, नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और कितना होगा, 5 होगा ना। अब देखो ये क्या कर सकता है, तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये क्राइटेरिया सही है। लेकिन क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके बस की बात नहीं है। ये क्या करेगा, कुछ ऐसे लोग को ढूंढेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकें और उनसे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्या बनाएगा, N3 माइनस बनाएगा और ये बन जाएगा 2 और 8। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कितना देगा। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं। पॉजिटिव कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नेगेटिव कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जब हम क्या करें कि चलो सोडियम एक बार देखते हैं, तो सोडियम क्या करता है, 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तुम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, किसी भी एटम का कुछ भी पूछा जाए, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया, तो हमें दिख गया कि लास्ट सेल इसका थर्ड, ये वाला वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन, और हमें चाहिए कि हमारे आफ्टर रूल के हिसाब से 8 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए। 8 कब होगा, जब फर्स्ट सेल के अलावा कोई भी सेल हो। लेकिन अगर 2 कब रहेगा, जब फर्स्ट सेल वैलेंस सेल की तरह काम करे तब। तो देखो इसमें क्या है, ये थर्ड सेल है, तो इसको जब हटा दोगे, तो ये हटाओगे तो क्या बनेगा, Na प्लस और 2 और 8, ये 0 हो गया। अब देखो तुम सोच रहे हो कि कहीं हटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर दे रहा है। तो लॉस इसलिए कर दे रहा है क्योंकि ये अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है सोडियम को, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे, ऐसा कोई एलिमेंट हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन देना और इसके बस की बात नहीं, ये ले पाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बस सिंपली। लॉस करने में उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना उसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए क्या करेगा, वो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, एक पॉजिटिव बना लेगा, और उसके वैलेंस में देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब 8 हो गया तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, बस 8 को ही पूरा कर लेना, है ना। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम बात करें, Ca तो 20 होता है ना। और ऐसे ही 2, 8 और 4 ऐसे ही सॉरी 2, ऐसे हम क्या करते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक हमें ये होता है। तो अगर देखा हमने, तो वैलेंस सेल क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर से लफड़ा है कि हमें क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है। 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे ये, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब तुम अपना दिमाग लगाओ क्या करना चाहिए इसको। तो सिंपल है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे तो अच्छा है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना इसकी बस की बात नहीं होगी, है ना। तो क्या करेगा, Ca2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद क्या बन जाएगा, अपने स्टेबल फॉर्म पहुंच जाएगा। तो हर एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल फॉर्म में पहुंच जाता है, और इसीलिए हम क्या करते हैं, चार्ज को पता कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो हमने रूल बताया है। तो अगर हम देख रहे हैं लास्ट में क्या हो रहा है, कुल मिला जुला के, अगर किसी सेल के वैलेंस सेल में कितने, किसी एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 7 होगा, या तो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, है ना, इस तरह से। अब वैलेंस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने देने की जरूरत नहीं, उसको जो चार्ज आएगा किसी भी एटम पे, अगर तुम्हें इसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। अगर किसी एटम के ऊपर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज 0, मतलब वो पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेनान इसके एग्जाम्पल है ना। और 7 अगर है तो वो -1 बनाएगा, और 6 है तो -2 बनाएगा, 5 है तो -3 बनाएगा,
4 है तो प्लस माइनस दोनों बना लेगा वो, है ना, उसको जरूरत पड़ जाएगा, क्या कर सकता है। और 3 है अगर वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बनाएगा, +3 बनाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन तो +2 बनाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन तो +1 बनाएगा। इस तरह से देखो 7 से 8 पहुंचना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और 6 से 8 पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 5 से 8 पहुंचने के लिए इसको कहाँ पहुंचना है, 8 पहुंचना, ध्यान रखना है 8 पहुंचना सबको, सबको 8 पहुंचने की जल्दी पड़ी हुई, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो आएगा तब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये कितना करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये कितना करेगा, ये लफड़ा करेगा, कुछ भी कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। जब दे देगा तो उसका पहला सेल खत्म हो जाएगा, उसके पीछे वाला सेल उसका वैलेंस सेल हो जाएगा। वैलेंस सेल वही होता है जो बाहरी सेल में लास्ट सेल होता है, किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाला सेल जो होता है वो वैलेंस सेल होता है। तो उसके बाद क्या होगा, अब देखो जब 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना इसके मुश्किल है, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और अपने पास क्या कर लेगा, पॉजिटिव बना लेगा वो, है ना, और फिर लास्ट में वो 8 पहुंच जाएगा ही। ऐसे ही 8 या 2 हो सकता है ना, ऐसे ही ये भी ध्यान रखना, तुम फर्स्ट सेल में जाओगे तो 2 हो जाएगा, और फर्स्ट सेल अलावा कोई भी सेल रहेगा तो उसमें 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या करेगा, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कर देगा, तो यहाँ पे या तो 8 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और या तो 8 पहुंचा लेगा या तो 2 पहुंचा लेगा। अच्छा 2 कब होगा, जब फर्स्ट सेल होगा तब ऐसी बात होती है ना, नहीं तो फिर हमेशा 8 ही होता है। तो ये फर्स्ट सेल के लिए 2 होता है, बाकी के लिए 8 होता है। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम अभी हाइड्रोजन को लिखा था हमने, तो हाइड्रोजन देखो 1s 1 या 1 होता है, तो इसमें देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देगा तो प्लस बना लेगा, है ना, प्लस फॉर्म में 0 होता है और H माइनस फॉर्म में 2 भी होता है। हाइड्रोजन दोनों फॉर्म में पाया जाता है, प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में भी पाया जाता है। इसको ध्यान, ज्यादातर प्लस होता है, +1 होता है, ज्यादातर +1 होता है, लेकिन माइनस भी होता है उसका, तो ये ध्यान रखना। तो हमने क्या देख लिया अब तक, हमने देख लिया कि वैलेंस सेल क्या होता है। तो वैलेंस सेल किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करने के बाद उसका जो लास्ट सेल होगा उसको वैलेंस सेल बोलेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंसी क्या होती है, तो किसी भी एटम को ऑक्टेट, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करना चाह रहा है किसी दूसरे एटम के साथ में, जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा उसको कहेंगे वैलेंसी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज, किसी एटम पे 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे, नेगेटिव कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। और जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की जरूरत कब पड़ती है, जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन न हो, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन न हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेगा। और अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के हिसाब से वो लॉस या गेन कर सकता है। उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 7 हो सकते हैं, या तो 6 हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, और 5 4 3 2 1, इससे डिफरेंट कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर इससे डिफरेंट होगा तो वो क्या करेगा, कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन पहुंचा लेगा, बस बात खत्म हो जाएगी। ये सब इसका चार्ज निकालने का तरीका है। देखो ये एक सिंपल जनरल मेथड है, एडवांस लेवल पे कोई कहानी चेंज हो सकती है अलग बात है, लेकिन जनरली तुम्हें यही फॉलो करना है, और ये 98% जगह पर फॉलो हो जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ और कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बाद में देखा जाएगा, लेकिन हमें जो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं उसी सीक्वेंस में अभी तक के लिए यही जरूरी है। तो हमने चार्ज देख लिया ना, चार्ज कितना होता है, प्लस माइनस कितना हो सकता है। तो अब क्या करना है, तुम्हें खुद ट्राई कर लेना है कि हमारे पास जो एटम दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक के सभी के चार्ज कितने हैं, तुम पता कर लेना अपने आप से, अगर तुम पढ़ रहे हो तो, है ना, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मत पढ़ो, क्या करना है उसमें। लेकिन फिलहाल के लिए अगर पढ़ रहे हो तो 1 to 20 एलिमेंट का चार्ज खुद से पता करना है, किस पे कितना चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव किस पे होगा, किस पे कितना नेगेटिव होगा, या किस पे कोई चार्ज नहीं, यानी 0 चार्ज होगा। इस तरह से तुम्हें पता कर लेना है। अब देखो अगला टॉपिक हमारा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा। तो बॉन्ड उतना ही बनता है जितना, बॉन्ड उतना ही होता है जितना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है वो उसका बॉन्ड होता है ना। तो अगर हम इसको देखना अगर है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम कहें बॉन्ड कितना बनाए, कोई एटम कितना बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बॉन्ड मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे, जब जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से उसमें बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड एक्चुअली में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम होता है और कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या है,
बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड की जगह पहले बॉन्ड देखें तो बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो उसका बॉन्ड होता है। और देखो इसके लिए तुम्हें ये क्राइटेरिया याद रखना है कि बॉन्ड तभी बनेगा, कोई भी एटम बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास क्या हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया हो, ऐसे मतलब अकेला भरा गया हो, तो उसको कहेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो करके भरा गया हो, उसको पेयर बोला जाता है, ठीक है ना। ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पेयर अनपेयर तुम्हें पता चल जाए, तुम पता कर सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो इसी लगले इसको भी देख लेते हैं। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस हो, कोई बॉडी हो, मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को कैसे अलाइन कर पा रहा है, मतलब अपने आप को कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो जब कोई एटम तुम्हें दिया जाए या पूछा जाए बताओ इसका ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो तरह से होती है। एक होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और अगला पैरामैग्नेटिक। देखो डायमैग्नेटिक क्या होता है कि जिसमें भी पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें भी पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा कंप्लीट पेयर होगा, उसे कहेंगे डायमैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर मतलब अकेला वाला ये वाला, उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा होगा, जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो डाया होगा। अच्छा इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है ना। तो जैसे हम पूछेंगे तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एटम क्या है, डाया है पैरा है, तो पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो 1s1 होता है। अब उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या करेंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, तो क्या होगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखो इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर है तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे अगर आप कहें हीलियम क्या है तुम बताओ, तो हीलियम क्या होता है, हीलियम का 1s2 होता है, और इसका बॉक्स बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे, तो ऐसे होगा, ये पेयर हो गया, मतलब ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक, पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक। ऐसे ही अगर हम क्या करें लिथियम बात करें तो 1s2 2s1। अब देखो क्योंकि ये वाला तो पेयर है पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये वाला खाली है, तो जब तुम्हें बनाना हो कोई एटम का पता करना हो वो पैरा है कि डाया है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद वैलेंस सेल में, लास्ट सेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उसके स्ट्रक्चर को बना के उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद क्या होता है कि अगर अकेला हो गया, एक भी अनपेयर है तो वो पैरा कहा जाएगा, और सब पेयर है तो वो क्या कहा जाएगा, डाया कहा जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये पैरा है ना, ये भी पैरा है, ये डाया हो गया ना, हाइड्रोजन हीलियम डाया हो गया। इस तरह से क्या होगा कि जब तुम ये समझ पाओ कि डाया पैरा क्या होगा, तो अगर हम कहें तो बताओ नियान क्या है, तो नियान का 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भरोगे इसमें, हमने कहा वैलेंस सेल में ही भरना है तो वैलेंस सेल वाले भर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसे भर लेना है। अब देखो सब में पेयर है, ये पैरा पैरा हो गया। लेकिन अगर हम कहें, अगर तुमसे कहें बताओ कि फ्लोरीन बताओ, तो फ्लोरीन जब करोगे तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, और 2p5 आएगा, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये है वैलेंस सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब, तो देखो इसमें क्या हो गया कि तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है, ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब भी एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तुम क्या कर पाओगे, बता पाओगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, पेयर है अनपेयर है, ये तभी पता कर पाओगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब ये पूरी भी चीज, जितनी भी चीज यहाँ लिखी गई है, साइज हो, ऑक्टेट रूल हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, नंबर ऑफ बॉन्ड हो, चार्ज हो, वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही डिसाइड की जा सकती है। तो तुम्हें ये बात पता है पैरा मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी क्या होती है, जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, कोई भी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को किस तरह से बिहेव कर रही है, उसके साथ संबंध बना रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपेल हो रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो डाया या पैरा हो जाता है ना। उसके बाद क्या होगा कि डाया पैरा या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो होती है, डाया पैरा होती है। और डाया कब होगा, जब उसके पास सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो पैरा होगा। ध्यान रखा, सभी इलेक्ट्रॉन, अगर एक भी अनपेयर हो गया तो क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा, और सब अगर पेयर है तो वो डाया हो जाएगा। इस तरह सोच रहा है। अब बात आती है कि बात क्या आती है, अब बात आती है बॉन्ड बनाने की। कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो बॉन्ड उतने ही बनते हैं जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। कोई एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, बस, है ना। अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंपल है। अनपेयर मतलब हुआ कि एटम अकेला, मतलब उसमें एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अकेला है, और क्या कर रहा है, वो अपने साथी को चाह रहा है, उसका साथी वहां पे नहीं है, उसको बुलाएगा तो वो पेयर हो जाएगा उसके साथ। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये हमें ध्यान देने के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन में क्या करना है। अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक काम है, जैसे हाइड्रोजन की बात करो, हम तुमसे अगर एक बात कहें कि इसे H2 लिखा हुआ है, और O2 लिखा हुआ है, N2 लिखा हुआ है, और Cl2 लिखा हुआ है ना, या F2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और अगर हम इसका बॉन्ड तुम्हें मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाएं, तो इसका हम H बॉन्ड H लिख सकते हैं, इसका O डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, इसका N ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं, और इसका F सिंगल बॉन्ड F लिख सकते हैं। अगर तुमसे पूछे कि अगर हम हाइड्रोजन को ऐसे लिख दें या ट्रिपल बॉन्ड बना के ऐसे लिख दें, तो क्यों नहीं लिखते हैं ऐसे। दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम ऐसे ट्रिपल बॉन्ड क्यों बना सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और इसमें नाइट्रोजन को हम ऐसे, इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और फ्लोरीन को ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ में, या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो कौन सा सही इसमें से लिखा गया है, तो इसमें जितना पहला वाला है ये और पूरा पहला सही लिखा है हमने, बाकी सब गलत है। ये सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना, पूरा लाइन गलत है। अब तुम ये कैसे पता करोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन सा सही वाला है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उसके हिसाब से वो बॉन्ड बनता है। ये जनरल ऑर्डर है, जनरल तरीका है समझने का, है ना। तो देखो हम कैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए पहला काम क्या है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो H2 देखो, ये मालिक्यूल, ध्यान रखना ये सब मालिक्यूल लिखी हुई है, मालिक्यूल, है ना। तो मालिक्यूल में क्या होता है, दो एटम या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होके मालिक्यूल बनाते हैं। अगर सिंगल एटम लिखा हुआ है तो वो एटम हो जाएगा, है ना, इसको ध्यान रखना। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर करें तो देखो 1s1 होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक। और उसमें क्या होता है, अगर हम क्या करें, ये इसका बॉक्स बनाए, देखो ये हो गया ऐसे अकेला, है ना, एक अनपेयर एटम तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब वो चाहे एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्या करेगा, उस एटम से जुड़ेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अगर दूसरा एटम, अगर H का ही अपने दूसरे एटम से जुड़ जाए वो, तो दूसरा एटम भी तो 1s ऐसे 1 होगा, और इसमें हम ऐसे दिखा सकते हैं। और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, तो वो पेयर हो जाएगा। एक ही पेयरिंग हो रही है, इसलिए एक बार बन रहा है इसमें। और अगर ऑक्सीजन में देखो, अगर ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन में कैसे होता है, ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 होता है। जब इसका हम बॉन्ड बनाएंगे, देखो ये दो दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें क्या होगा 1 2 3 4। देखो ये दोनों पेयर, ये एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा। अगर हम ऑक्सीजन का दूसरा आइटम ले लें, ऑक्सीजन का दूसरा आइटम यही ले लें, तो ये क्या होगा, वो भी तो ऐसे होगा। हम ध्यान रखना है, बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे कोई मतलब नहीं होता बाकी लोग से। तो बाकी लोग मतलब ये 1s फालतू बैठा हुआ है, कोई नहीं करेगा। अब देखो क्या है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भर देंगे दूसरे आइटम के लिए, तो ये पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरा ऑक्सीजन था। अब दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, आपस में समझौता करेंगे, कहेंगे भाई तुम्हारे पास भी 2 अनपेयर है, हमारे पास भी 2 अनपेयर है, तो क्या करो, क्यों हम लोग क्या बना लें, बॉन्ड बना लें, ये बॉन्ड बना लेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही तुम समझ सकते हो कि नाइट्रोजन कहानी अगर देखा जाए, तो नाइट्रोजन में क्या होगा कि 1s2 2s2 2p क्या होता है, 3 होता है,
जब इसका हम आर्बिटल बनाएंगे तो देखो ऐसे बनाते हैं। वैलेंस सेल हमेशा बनाते हैं, ध्यान रखना है, वैलेंस सेल का ही यूज हमेशा हम बॉन्ड करते हैं, और नॉन जो इनर सेल होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है। देखो एक नाइट्रोजन ऐसे है, दूसरा नाइट्रोजन भी तो ऐसे ही होगा, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसका आर्बिटल सेकंड वाला ये हो जाएगा, है ना। अब फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन और आपस में समझौता करेंगे, तो भाई तुम्हारे पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो तुम आ जाओ हमारे पास और हम तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो हम लोग की बॉन्ड मतलब हम लोग का सब कुछ शेयरिंग हो जाएगा और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना अपडेट। तो इस तरह से ये 3 बॉन्ड बना था, इसलिए हम नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहे थे ऐसे, है ना, डबल नहीं दिखा रहे थे। तो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड बनाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो फ्लोरीन की बात आती है, तो फ्लोरीन में भी यह बॉन्ड एफ दिखाया गया था, मतलब इसमें 1 अनपेयर इसके पास 1 अनपेयर इसके पास होगा, तभी ये बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे हम तुम्हें दिखाएं कि फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं फ्लोरीन का, तो 1s 2 2s 2 2p कितना होगा, 2p कितना होगा, 5 होगा। अब देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस सेल को हम डिफाइन कर लेंगे, मतलब आर्बिटल को दिखा देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, इसमें 1 2 3 4 5, है ना। कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1, तो कितना बार बनाएगा, सिर्फ एक फ्लोरीन ऐसा है तो दूसरा फ्लोरीन भी ऐसा ही होगा, है ना। यहाँ पे दूसरा फ्लोरीन अगर हम लिख दें तो इसको छोड़कर देखो ये आर्बिटल ऐसा ही होगा, और ये वाला क्या होगा, उससे ऐसे बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। देखो ये वाला इसके साथ कहेगा आओ चलो हम लोग अपना खेला कर लेते हैं, देखो ये हो गया बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। अब देखो वैलेंस सेल में जो अनपेयर है वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, ध्यान रखना, जो वैलेंस सेल में अनपेयर है, अकेले हैं, वो तो बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो बेचारे पेयर है वो क्या करेंगे, वो तो ऐसे ही रह गए, तो वो उनका नाम हम अलग देते हैं। देखो जो बॉन्ड बनाते हैं हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बॉन्ड बना लेंगे उसे कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे उसको कहेंगे बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसी को लोन पेयर बोला जाता है। लोन पेयर का खेला बहुत बड़ा है ना, तो लोन पेयर को समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है। तो इसमें कितने लोन पेयर, देखो फ्लोरीन में कितने लोन पेयर हो सकते हैं, देखो एक लोन पेयर तो ये वाला है, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, और ये वाला देखो ये भी एक लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है। जिसे हम क्या लिखे थे, ये देखो ये नाइट्रोजन का था, नाइट्रोजन जब N2 लिखा हुआ था तो N2 में देखो ये वाला एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये है, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होता है। अगर ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर पड़ा होता है। तो लोन पेयर को क्या करते हैं, तुम्हें याद रखना, लोन पेयर का होता है नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। वैलेंस सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड होते हैं, जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनको कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, है ना। तो तुम्हें लोन पेयर भी समझ में आ गया, लोन पेयर क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इस तरह से। अगर लेकिन एक बात और है कि अगर तुम्हें कहें कि कार्बन बताओ, कार्बन की कहानी, है ना, तो कार्बन में क्या होता है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कार्बन तुम्हें करके दिखाया जाए तो कार्बन में क्या होता है, 1s 2 होता है, 2s 2 होता है, और 2p 2 होता है। अगर इसका हम बॉक्स बनाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये वाला है, 2 ऑर्बिटल, और ये देखो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसमें कहें इसमें कितना बॉन्ड होता है, तो हमारे रूल के हिसाब से इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ही अनपेयर है तो 2 ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ लफड़ा है, लफड़ा ये है कि देखो ये वाला ऑर्बिटल खाली है, जब कभी किसी सेल में, जब किसी सेल में ऑर्बिटल खाली होते हैं ना, ऑर्बिटल जब खाली रहेगा तभी बात करेंगे, जब नहीं खाली रहेगा तो बात नहीं करेंगे। देखो सेकंड सेल में, सेकंड सेल देखो ये सेकंड सेकंड बता रहा है, सेकंड सेल में एक ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अनपेयर होने की कोशिश करता है, वो इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता है कहाँ, अनपेयर होने के लिए, और क्या होता है ये ऐसे बॉन्ड बना देता है, एक ये यहाँ से निकल गया तो वहां चला गया, तो यहाँ पे अनपेयर हो गया, अब देखो यहाँ भी अनपेयर यहाँ भी अनपेयर, तो अब कितने मिलाएंगे, कुल 4 बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखो ये बात हर जगह वैलिड है जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसका एग्जांपल एक और लेते हैं, ये फास्फोरस होता है ना, तो फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p6
6 3s2 3p3 हो जाएगा ना। अगर हम इसको जब बॉक्स बनाए, देखो बॉक्स बन गया ये और बॉक्स बन गया ये, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन बन गया है। इसमें तीन ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें अभी, लेकिन इसमें ये 5 बाड भी बना सकता है। अभी तो 3 ही बाड बनाएगा, मतलब फास्फोरस 3 बाड तो बनाएगा ही बनाएगा, 3 अनपेयर दिख रहा है। लेकिन इसको जरूरत पड़ जाए तो ये 3D वाला भी यूज कर सकता है। अब तुम कहो 3D कहाँ से आ गया, इसमें 3D तो नहीं था। तो 3D देखो, 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं था, ऑर्बिटल तो था ही, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मालूम हो कि जब कोई एटम होता है, न्यूक्लियस होती है, उसके बाहर ऐसे सेल होता है 1 2 3 4 करके, या 1 सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल है, और इसमें एस ऑर्बिटल होता है, इसमें एस और पी होता है, इस वाले में एस पी और डी होता है, इस वाले में एस पी डी और एफ होता है। इस तरह से किसी सेल में ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर सेल में ऑर्बिटल बढ़ता चला जाता है। देखो इसमें एस पी और डी होता है, थर्ड वाले सेल में एस पी और डी भी होता है। अब डी में तुम इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हो तो उसमें उसकी गलती नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा, डी वाले में, जो डी यहाँ खाली बैठा हुआ है उसमें भेज दिया जाएगा इसको, और वो क्या कर लेगा, बना लेगा बॉन्ड। ठीक है ना। जब वहां जाएगा वो, देखो जब बॉन्ड वहां, इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला हो गया, और देखो एक इलेक्ट्रॉन अभी नया जो बना हुआ है अनपेयर वाला, यह बना हुआ है। तो अब देखो 1 2 3 4 5, तो फास्फोरस कितने बार बनाएगा, 5 बार बनाएगा, इसको ध्यान रखना। तो 5 बार कैसे बना रहा है कि जब वैकेंट ऑर्बिटल पर खाली रहेगा तब इलेक्ट्रॉन वहां से उठ के वहां जाएगा, कहाँ पे, अगले वाले सेल में। खाली रहेगा तब, नहीं खाली रहेगा तो नहीं करना है। और ये कब खाली होता है, जिससे हमने कार्बन केस में देखा कि खाली था तब कर लिया था, और हमने यहाँ फास्फोरस केस में देखा जब 3D ऑर्बिटल खाली था तब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कर लिया था। तो इस तरह से तुम ये बता पाओगे कि फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बनाता है। अब देखो इसके अगर वैलेंस सेल में देखा जाए तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसके, फास्फोरस के। तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना करें तो नाइट्रोजन को 1s 2 2s 2 2p3 होगा, और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देखो ऐसे, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, है ना। तो कुल मिला के 5 है, कितने एम्पेयर है, 3 है। बॉन्ड कितने बनाएंगे, तो 3 बॉन्ड बनाएगा कौन, नाइट्रोजन। फास्फोरस कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, 5 बनाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अभी अपने इलेक्ट्रॉन को वहां बढ़ा नहीं सकता है। बढ़ाएगा नहीं बेचारा तो क्या करेगा, जितना अनपेयर है उतने में ही अपना खुश रहेगा, उतने काम कर लेगा वो, उतने बॉन्ड बनाएगा। लेकिन फास्फोरस के पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ता हुआ है। खाली ऑर्बिटल जिसके पास पड़ा रहेगा, मतलब खाली प्लॉट जिसके पास पड़ा रहता है, वो क्या होता है, एक्टिवेटेड होता है, तो कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो ये अलग कर रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ PF5 एग्जिस्ट करता है इन्वायरमेंट में, और PH3 सॉरी NF5 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका रीजन ये है कि तुम अपने यहाँ सोचो, अगर 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो 5 बॉन्ड बनाना चाहिए उसको। लेकिन वो बॉन्ड कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है क्योंकि 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन फास्फोरस क्या बना रहा है, 5 बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए वो 5। उसका रीजन ये है कि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है। देखो ऐसा करना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के बॉन्ड को बढ़ा लेना, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। मतलब जो ऑक्टेट रूल अभी बताया गया कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वैलेंस सेल में, अब यहाँ उसको ये तोड़ दे रहा है। तो ऑक्टेट रूल हर जगह वैलिड नहीं। जब हायर एलिमेंट होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिसके पास डी ऑर्बिटल होता है, उसके पास ऑक्टेट रूल वो फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनकी मर्जी वाली बात है। ठीक है ना। मर्जी वाली मतलब जब ज्यादा आइटम को बॉन्ड, ज्यादा आइटम से बॉन्ड बनाना होता है तो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर जाते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना। लेकिन जब कम आइटम होते हैं, जहाँ पे एटम की संख्या कम हो, बॉन्ड कम बनाने हो, तो वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल में रह के, उसके दायरे में रह के बॉन्ड को बनाते हैं। ये तरीका हो गया। ऑक्टेट रूल एक्सपेंशन क्या होता है, और बॉन्ड कितने बनाए जाते हैं ना। बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बात और है, जिसे तुम्हें कितने बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं किसी एटम के, तो वो बताने का तरीका ये है कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लो, है ना। देखो कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाएगा, देखो कोई भी एटम कितना बॉन्ड बनाएगा। अब वो 2 बॉन्ड बना सकता है, एक तो मिनिमम बॉन्ड बनाएगा,
मिनिमम बॉन्ड, एक होता है मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा। मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, और मिनिमम बॉन्ड कितना बनाएगा, मिनिमम बॉन्ड रिक्वायर इलेक्ट्रॉन बराबर, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन बराबर, मतलब वैल्यू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उतना बॉन्ड बनाएगा वो, और मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा जितना उसके बाद क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ये मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर सकता है, जैसे अब तुम्हें पूछे फास्फोरस जो है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो तुम सोचो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 5 होता है। देखो 5 में 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा इसलिए -3 बनाएगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम उतने बना सकते हैं। मैक्सिमम मतलब कि मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा, बॉन्ड तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, तो बॉन्ड उतने बनाएंगे कितने जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, और बॉन्ड उतने बनाएंगे जितने रिक्वायर इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे बनाएगा जितना रिक्वायर इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेट कंप्लीट करने के लिए उतना वो बॉन्ड बनाएगा, और मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना हो उतना वो बॉन्ड बनाएगा। तो वो डिपेंड करता है कैसे, देखो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें फास्फोरस का तो +-3 तो होता ही है, और ये +5 भी होता है, +5। अब यहाँ से आने के लिए बीच में और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पड़ते हैं किसी एटम का, तो ध्यान रखना है 0 सबका पड़ता है, 0 मतलब हर एटम 0 पाया जाता है। तो देखो यहाँ से तुम क्या करो, बैक जाओ, मतलब 5 से 2 घटाते जाओ, 2 घटाओगे यहाँ +3 आ जाएगा, और फिर +1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पे 2 और जोड़ोगे इसमें तो -1 हो जाएगा। इस तरह से ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं फास्फोरस। ऐसे ही तुम कोई भी एटम तुम्हारे पास हो हमारे पीरियोडिक टेबल में, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हो, है ना। पता करने का तरीका है, हमें नंबर ऑफ बॉन्ड पता कर लिया तो जितने बॉन्ड बनाएगा उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि जितना बॉन्ड है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग हो सकता है, बॉन्ड अलग होता है, लेकिन हाँ ये बात फिक्स है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, जितने बॉन्ड 2 बना सकते हैं, या तो मिनिमम है तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा जितना उसके पास रिक्वायर इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, लेकिन मिनिमम बॉन्ड बनाएगा जितना रिक्वायर इलेक्ट्रॉन जरूरत है उतना, मैक्सिमम बॉन्ड उतना बनाएगा जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर बॉन्ड बनते हैं। जैसे तो क्लोरीन जो होता है वो 7 बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन भी आयोडीन भी 7 बॉन्ड बना सकता है, ब्रोमीन भी 7 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये 7 बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्या रीजन है, देखो रीजन बस सिंपल है कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं, जब इसमें डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। इसको करके देखते हैं, देखो जैसे कहें कि ये फ्लोरीन है हमारे पास, तो 1s2 करोगे, 2s2 करोगे, 2p5 करोगे ना, अब देखो यहाँ पे 3 नहीं है, और 2d तो होता नहीं है, 3d शुरू होता है, 3 से d शुरू होता है। जब इसका हम डब्बा बनाएंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ये, इसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। लेकिन हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन में तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब कर लोगे इसका, तो इसका आएगा 3s2 3p5, यहाँ पे 3d भी होता है, उसको 0 लिख सकते हो तुम जब बॉन्ड बनाने के केस में। अभी क्या करना है कि इसका जब डब्बा बनाओगे देखो इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, अभी तो एक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब इसको जरूरत पड़ जाए, ये बाहर जो प्लॉट खाली हुआ है इसका बचा हुआ है ये वाला 1 2 3 इस तरह से, तो इसको क्या करता है, ये यहाँ उठा के यहाँ भेज सकता है, जब वहां भेजेगा तो क्या बना लेगा, देखो ये बना लेगा, एक डब्बा खाली हो गया, ये वाला 2 था, बाकी एक खाली हो गया इसमें, और एक वहां जाके बढ़ गया अभी, है ना, 2 3 यहाँ बढ़ गया। देखो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर हो गया, है ना, पहले 1 एम्पेयर था तो एक बॉन्ड बना था, अब आप 2 हो गए तो 3 हो गए, 3 बनाएगा, मतलब यहाँ पे 1 था 1 बॉन्ड, यहाँ पे 3 है तो 3 बॉन्ड, अगला जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो 7 हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन जो है इतने बॉन्ड बना सकते हैं,
1 3 5 7 बॉन्ड। ब्रोमीन भी यही काम करेगा, आयोडीन भी यही काम करेगा। जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो ये सब काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़ाकर खुद से देखेंगे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। लेकिन जिसके पास अनपेयर वैकेंट डी ऑर्बिटल ना हो या वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं भेज नहीं पाएगा, तो बेचारा जितना अनपेयर रहेगा उतना ही बॉन्ड बना के संतोष कर लेगा। ठीक है ना, सिंपल है। अब देखो ये बात पूरी हो गई। अब हमें बचा हुआ कि साइज, किसी आइटम की साइज कैसे डिसाइड करते हैं। एक बात तो तुम जानते हो, जैसे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्या होता है, साइज अपने आप बढ़ती है, लेकिन हमेशा तो बढ़ता नहीं, कभी कभी घटता भी है, वो बात अलग है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करके कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद देखना पड़ेगा उसके नंबर ऑफ सेल कितने। किसी एटम में साइज, किसी एटम की साइज, देखो साइज क्या होता है कि रेडियाई, तुम्हें याद रखिएगा, कोई एटम होता है वो स्फीयर होता है और उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, उसको हम कहते हैं रेडियाई ना। और रेडियाई देखो, किसी भी एटम का रेडियस जितना बड़ा होगा साइज भी उतनी बड़ी होगी। अब रेडियस डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर हमारे पास एक एटम है ये, इसमें से भी एक ही सेल है ये बड़ा, इसका रेडियस इतना बड़ा होगा। और हमारे पास कोई एटम है जिसके पास 2 सेल पड़ा हुआ है, तो इसका पास रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये रेडियस थोड़ा सा बड़ा होगा। और जिसके पास एक एटम है जिसके पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 सेल है, और 3 सेल है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि साइज, एटम का जो साइज होता है वो नंबर ऑफ सेल बढ़ने पे बढ़ता है। तो किसमें कितना सेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही पता कर पाएंगे। जैसे कहें हम कि नाइट्रो हाइड्रोजन में देखो तो हाइड्रोजन में 1s 1 होता है, लेकिन अगर हम कहें लिथियम में देखो तो 1s 2 होता है और 2s 1 होता है। इसमें एक सेल, इसमें 2 सेल है, इसमें एक सेल है, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो कोई एटम बड़ा है कि छोटा है, ये बात देखो पता कर सकते हो इससे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज बहुत ज़्यादा मतलब केमिस्ट्री में बहुत है। किसी चीज़ को समझने के लिए बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम नहीं समझ सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जितनी चीज़ बताई गई हैं उसको ध्यान से, इत्मीनान से समझोगे तो पक्का समझ आ जाएगा, एकदम सिंपल है। पहला काम तुम्हें एटम का एटॉमिक नंबर याद करना है, उसके सिंबल याद करने हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है कैसे हमें करते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करना है, फिर उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, इन सब चीज़ों में करना है। और तुम्हें खुद से जितने एटम तुम्हें नोन है 118 है, लेकिन पूरा नहीं करना है तुम्हें, एटलीस्ट 20 एटम के 20 एटम का तुम्हें वैलेंस सेल पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना फॉर्म करता है वो पता होना चाहिए, और आफ्टर रूल क्या होता है वो बताया हमने, वो पता होना चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और साइज बड़ा होता है छोटा होता है। देखो साइज का और भी दूसरा फैक्टर होता है, तो साइज से ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, इसको कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये पूरा जितना हमने कॉन्सेप्ट बताया ये पूरी केमिस्ट्री का एकदम बेस है, यहाँ से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो से तभी चल पाओगे आप जब तुम हमारे साथ चल रहे हो, जो जो हम कह रहे हैं उसको पढ़ पा रहे हो। अगर वो उसको नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर क्या है, बीच में ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।